हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू एग्जाम पॉइंट चैनल। हाफ वेव रेक्टिफायर और सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कपल्ड फुल वेव रेक्टिफायर का वीडियो है, पहले से ही ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप उसको देख लिए होंगे। उसके बाद ही ये ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर का वीडियो देखना चाहिए। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें बीटेक फर्स्ट ईयर में, तो तीनों ही रेक्टिफायर के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर ज़्यादा पूछता है और फुल मार्क्स का होता है। इसमें फुल डेरिवेशन, वेवफॉर्म, सर्किट डायग्राम पूरा आता है, पूरा आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा तभी पूरे नंबर मिलते हैं। सर्किट डायग्राम की इंपॉर्टेंस है, इसको समझना जरूरी है। पीआईवी अधिकतर लोग याद कर लेते हैं, लेकिन पीआईवी किस तरह से किसी में वीएम हो, किसी में 2VM होता है, इसको भी हम इसमें क्लियरली समझाएंगे। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चैनल में प्लेलिस्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो उसमें सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आप कोई भी टॉपिक आप जाके देख सकते हैं। नंबर सिस्टम का भी है, 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड सब्ट्रैक्शन, 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जनरल डायोड, रेक्टिफायर और भी जो भी है वो वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। जनवरी तक हम पूरा फुल अपलोड कर देंगे। इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, कि जिससे ये वीडियो अपलोड जो हो रहा हो इसमें थोड़ा सा एक मोटिवेशनल पॉइंट अटैच हो जाता है ना। तो इसके लिए एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर है। ब्रिज नाम से आपको याद आ रहा होगा व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसमें स्क्वायर शेप में 4 रेजिस्टेंस अटैच होते हैं, तो ठीक वही शेप रहेगा, लेकिन यहाँ पर डायोड 4 डायोड रहेंगे उसी 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर में, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं किस तरह से इसका सर्किट बनता है। तो यहाँ पर ये जो है सेंटर, ये है ट्रांसफार्मर और ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ कॉइल्स ज़्यादा रहेंगे इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी साइड को। तो इसको हमने डिटेल में हाफ वेव रेक्टिफायर में बताया हुआ है, इसकी ज़रूरत यहाँ पर है नहीं। इसके जो सेकेंडरी साइड में VI इनपुट आएगा जो कि हाई वोल्टेज से कन्वर्ट होकर लो वोल्टेज। क्यों लो वोल्टेज करते हैं? क्योंकि हमको DC आउटपुट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए लो वोल्टेज ही चाहिए होता है, इसलिए इसका ये पर्पज़ है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहा है। 220 वोल्ट से हम यहाँ पे ले आएंगे 12 वोल्ट, 25 वोल्ट, 5 वोल्ट, जैसे हमारी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पहला 2 डायोड हमने D1 और D4 लगाया हुआ है ना। ये इसमें स्क्वायर शेप रहेगा, ये 2 स्क्वायर यहाँ पे ये अभी अटैच कर रहे हैं, तो ये दोनों देखिए यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। और इसको पूरा देखने के बाद आपको सर्किट डायग्राम आराम से बना पाओगे अगर इसको ध्यान से समझोगे। सर्किट करंट किस तरह से फ्लो करता है, बस वही समझना है, तो सर्किट आराम से याद आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने दिखाया D1 जो आमने सामने के जो डायोड हैं सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं। सिमिलरली इधर जो 2 बचे हुए हैं ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में लगा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान देना है। और ये डायरेक्शन भी आप आराम से बना पाओगे। अभी वीडियो पूरा देखेंगे तो कहीं भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस सर्किट को याद करना भी पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की। आप इसको समझना है, पूरा समझिए तो पूरा याद हो जाएगा। अब यहाँ पर ये डायोड बन गया D1, D2, D3, D4, 4 डायोड हैं, और इसमें यहाँ पर हमने लोड रेजिस्टेंस अटैच कर दिया है। एक डायगोनल में लोड लगेगा और दूसरे डायगोनल के बीच में ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ VI इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी है, ओमेगा टी इक्वल टू थीटा होता है, तो इसको लिख दिया है VM साइन थीटा, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। ओके, दोनों ही बराबर हैं, ओमेगा टी को थीटा लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा ग्राफ होगा VI का, साइनोसॉइडल ग्राफ है, साइन ग्राफ है। अब इसका डिस्कशन करते हैं कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, यानी कि इस पार्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव हाफ साइकिल होंगे आगे सब की बात हो रही है, यानी कि थीटा का जो होगा रेंज वो 0 to पाई, इस रेंज की बात करें हम। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ जब प्लस हो जाएगा तो D1 में ये साइड P का हो गया, तो P इज अटैच टू पॉजिटिव, और तो इससे क्या होगा, D1 क्या हो जाएगा हमारा ऑन हो जाएगा, जबकि D2 के केस में जस्ट अपोजिट है, N साइड विल बी पॉजिटिव, यानी कि D2 हो जाएगा ऑफ, D1 हो जाएगा ऑन। अब इधर आते हैं,
नीचे, इधर माइनस है तो माइनस यहाँ पर है। D4 का N साइड इज अटैच टू नेगेटिव, यानी कि D4 भी ऑन हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। देन D1 और D4 फॉरवर्ड में हो जाएंगे, और सिमिलरली D3 का P हो जाएगा माइनस से, यानी कि ये हो जाएगा रिवर्स में। तो D2 और D3 हो जाएंगे हमारे रिवर्स बायस में, यानी ऑफ हो जाएगा। D1 D4 ऑन हो जाएगा, D2 D3 ऑफ हो जाएगा। जब ये ऑन हो जाएगा दोनों, तो ये शॉर्ट हो जाएंगे D1 D4, और D2 D3 ओपन हो जाएंगे। इसका जो सर्किट बनेगा ये देखिए, जो हमने पहले बनाया था वही इसी ध्यान को रख करके बनाया था कि जब डायोड D1 आमने सामने के डायोड जब ऑन होंगे तो ये कंडीशन बनाएगा यहाँ पर। और जब इसमें अब करंट किस तरफ फ्लो करेगा, जब ऑन होता है डायोड, यानी कि फॉरवर्ड बायस में ही ऑन होता है, और फॉरवर्ड बायस में ऑन होने के बाद करंट की डायरेक्शन डायोड के एलांग ही रहती है। यानी डायोड के एलांग कहने का मतलब डायोड में जो एरो का जो सिंबल बना है वो इसी पर्पज के लिए बना है कि सिंबल का, डायोड के सिंबल का एरो यही रिप्रेजेंट करता है कि इफ डायोड इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस देन फॉरवर्ड करंट विल बी एलांग दिस डायरेक्शन, एलांग दिस एरो डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों ऑफ हो जाएंगे तो करंट हमारी इस तरह से फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। देखिए करंट की डायरेक्शन ध्यान से देखिए किस तरह से करंट मूव कर रही है, ठीक है, डायगोनली मूव कर रही है। तो ये हमारा इसका जो करंट का पाथ होगा इस तरह से आएगी, इस तरह से, तो उसी पाथ के एलांग ही हमने सर्किट ड्रा करना है। यानी कि D1 और D, यानी कि हमको जो पता कर लिया हमने कि हमको करंट इसी डायरेक्शन में ले जाना है। जब इस डायरेक्शन करंट हमको फ्लो करानी है तो डायोड की डायरेक्शन भी हमको डाउनवर्ड यहाँ पर इस ब्रांच में करनी पड़ेगी, यानी ऐसी यही। और यही केस यहाँ जब करंट इधर से इधर वापस आएगा तो करंट की डायरेक्शन ऐसे ही आ रही है डाउनवर्ड, तो यहाँ भी डायोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। तो इससे हमको आराम से याद आ जाएगा कि डायोड डाउनवर्ड रखना है कि अपवर्ड रखना है। ओके, तो यहाँ पे जो करंट का जो फ्लो होगा वो उसकी डायरेक्शन ये हमने यहाँ पे दिखा हुई है। ये दिखाना एग्जाम में कि कॉपी में भी आप जरूर दिखाओ इसको, इसी से एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्जैक्ट पता है कि कैसे फ्लो करता है। ओके, तो यहाँ पर अब जब करंट डायरेक्शन दिखा हुआ है कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है इस फिगर में, तो यानी कि करंट की डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर होती है। तो यानी कि ये साइड पॉजिटिव हो जाएगा और ये साइड निगेटिव हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज का। तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा इस तरह से होगा, आउटपुट हमारा यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ मतलब रैंडम प्लस माइनस नहीं लिखना है, तो प्लस यहाँ लिखने का यहाँ पर रीजन है। रीजन ये ही है कि करंट की डायरेक्शन इस पॉइंट से, इस नोड पॉइंट से इधर बह रही है। तो इसका मतलब क्या, ये वाला हायर पोटेंशियल पर होगा और ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल पर होगा, इसलिए इसको माइनस रखा, इसलिए इसको प्लस रखा। ओके, अब यहाँ पर अब आउटपुट की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या होगी। अब देखिए ये जो नोड पॉइंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम नोड पॉइंट है ना, ये पूरा सेम नोड पॉइंट है, और यहाँ का वोल्टेज क्या है, वही है जो VI है ना, वही यहाँ पर मिल रहा है। यानी कि V0 क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा हमारा VI, और इधर का अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये ग्राउंड तो है ही, मतलब ये रेफरेंस वोल्टेज आ जाएगा। तो इसी के बीच जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा, V0 इक्वल टू VI दैट इज VM sin थीटा। ये तो हो गया हमारा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल केस। अब आते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल केस में। अब यहाँ पर जस्ट अपोजिट केस हो जाएगा, यानी कि पहले तो D1 और D4 ऑन थे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, D2 और D3 ऑन हो जाएगा और D1 और D4 ऑफ हो जाएगा। रीजन उसका वही है कि अगर जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो माइनस है तो ये वाला डायोड का D2 का N साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, जो कि फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए इसके लिए है, सही कंडीशन है। और इसके लिए जस्ट अपोजिट कंडीशन ये नहीं कि ये हो जाएगा रिवर्स बायस में। सेम केस यहाँ पर भी आएगा, D3 का जो P साइड है दैट विल बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा और इसके लिए क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस बना देगा इसको। तो यहाँ पर डायोड D2 और D3 ऑन हो जाएंगे और डायोड D1 और D4 ऑफ हो जाएगा। ओके, अब इसका सर्किट सेम उसी जो ऑफ था वहाँ पर पिछले वाले में वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, यानी वो स्टार्ट हो जाएगा, और जो पहले ऑन थे वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन भी ध्यान से देखनी है, और एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि करंट की डायरेक्शन दोनों ही केस में लोड में सेम ही रहेगी। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, जिसको एग्जामिनर जरूर ही चेक करता है। इसी से चेक हो जाता है कि आपका आंसर सही है, यानी अगर यहाँ पर गलती हो गई तो वो कहीं से भी नंबर आपको नहीं देने वाला है। तो ये ध्यान देना है कि दोनों ही केस में करंट की डायरेक्शन लोड में सेम ही रहनी चाहिए और होगी भी। अब देखिए यहाँ पर, अब ये डायोड, ये इस ब्रांच में देखिए डायोड अपवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट अगर इसको हमने फॉरवर्ड में कहा है
तो करंट इधर ही तो फ्लो करेगी, इसी डायरेक्शन फ्लो करेगी यहाँ पर, क्योंकि डायोड की डायरेक्शन यही है, तो करंट इधर फ्लो करेगी। और फिर जब ये फ्लो करेगी, अब ये तो ऑफ हो चुका, तो करंट यहाँ तो जाएगी नहीं, क्योंकि ऑफ ओपन है, तो करंट यहाँ पर आएगी। तो वही केस यहाँ बन भी रहा है कि करंट की डायरेक्शन सेम वही है जो पहले वाले केस में थी। अब देखो करंट का फ्लो देखिए ध्यान से, ठीक है, ये इधर गया, फिर उसके बाद डायोड D3 में, उसके बाद RL में, उसके बाद डायोड D2 में, और फिर वापस यहाँ पर इनपुट की तरफ आ जाएगी। तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर जो करंट डायरेक्शन के जो फ्लो है वो वही है जो पहले वाले केस में है। किस केस में? सिर्फ लोड में, बाकी अलग अलग उसका रास्ता अलग है, लेकिन यहाँ पर सेम वही है, डायरेक्शन वही सेम है, जिसका जो एरो की जो करंट फ्लो की डायरेक्शन वो ये है। ये भी आपको बनाना है। अब यहाँ पर देखिए करंट फ्लो जब सेम डायरेक्शन हो रहा है तो पोलैरिटी भी RL के क्रॉस सेम ही रहने वाली है, इधर प्लस रहेगा, इधर माइनस। सेम रीजन है कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट का वैल्यू की बात करें, हम मैग्नीट्यूड की बात करें, वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर इस केस में यहाँ पर माइनस आ रहा है ना, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है यहाँ पर। तो ड्यूरिंग नेगेटिव यानी कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा, जबकि हम इसको ले रहे हैं VI, और यहाँ पर आ रहा है प्लस, यानी कि जस्ट अपोजिट केस हो जा रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा V0 इक्वल टू माइनस VI। ओके, क्योंकि यहाँ पर प्लस होता तो VI लिख देते, लेकिन यहाँ आ रहा माइनस। ठीक है, माइनस होने के बावजूद पोलैरिटी वही आ रही है, यानी कि जस्ट इसका क्या है, अपोजिट आ रहा है। तो V0 क्या हो जाएगा, माइनस VI, यानी कि माइनस VM साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम ग्राफ प्लाट करेंगे, और उसके पहले ये देख लेते हैं कि आया क्या आउटपुट। VI का ग्राफ हमने कर दिया है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस तरह से लिख दिया है, एक्सिस है। और V0 पहले केस में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो 0 से लेकर के पाई तक VM साइन थीटा आ रहा था, और पाई से 2 पाई के बीच में माइनस VM साइन थीटा आ रहा था। ओके, तो ये दो केस हो गए। अब इसका ग्राफ प्लाट करने के लिए ये हमारा होगा V0 एक्सिस, थीटा एक्सिस, और यहाँ पर जितने भी ये पाई 2 पाई 3 पाई, इसमें हम डैश लाइंस स्केल की मदद से ड्रा कर लेंगे। और ग्राफ को बहुत ही केयरफुली ड्रा करना चाहिए, क्योंकि ग्राफ हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया, यही ज़्यादा नंबर अट्रैक्ट करते हैं। बाकी पॉइंट लिखना है, ठीक है, और फार्मूले ये नंबर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इसको केयरफुली बनाना चाहिए नंबर गेन करने के लिए। तो ये हमारे ये पॉइंट हो गए। और अब यहाँ पर क्या है, ये देखो, जहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल इसकी बात करें, इसकी बात करें, तो इसमें क्या आ रहा है, सेम वही आ रहा है जो है, सेम आ जाएगा VI जैसा शेप यहाँ पर वही बात। जबकि यहाँ पर निगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो क्या आ रहा है, माइनस, यानी कि इसका जस्ट क्या हो जाएगा, मिरर इमेज, यानी ऊपर आ जाएगा यही चीज़, इसका ये ऊपर बन जाएगा, इसका भी ऊपर बन जाएगा। तो जो शेप बनकर आएगा वो ये इस तरह से बन जाएगा। ये हमारा हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म। इसको ठीक इनपुट के नीचे ही बनाना चाहिए आउटपुट को। ओके, तो ये पूरा बन गया। अब हम इसके आते हैं फार्मूले को डिराइव करने में। तो सबसे पहला आता है एवरेज DC आउटपुट वोल्टेज। एवरेज का फार्मूला पहले ही बता चुके हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में। VDC फार्मूला वही रहेगा, 0 to 2 पाई V0 d थीटा, 0 to 2 पाई d थीटा। इसका इंटीग्रेशन 2 पाई आ जाएगा नीचे वाले का, डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर में इसको ब्रेक कर देंगे, 0 to पाई और पाई टू 2 पाई, है ना, क्योंकि अलग अलग एक्सप्रेशन आ रहा है दोनों के लिए। तो 0 to पाई VM साइन थीटा, है ना, 0 to पाई VM साइन थीटा, और पाई टू 2 पाई माइनस VM साइन थीटा d थीटा, यहाँ पर 2 पाई आ ही जाएगा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कास थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा VM कास थीटा, माइनस ले लिया इसका इंटीग्रेशन का, 0 to पाई, और यहाँ माइनस ऑलरेडी पहले से है, और माइनस आया इंटीग्रेशन का साइन, माइनस VM कास थीटा अपन 2 पाई, ये पाई टू 2 पाई, ये लिमिट हो जाएगी पाई से 2 पाई के बीच, लिमिट भी ध्यान देना है, 0 से पाई, उसके बाद यहाँ हो जाएगा पाई से 2 पाई। ओके, अब VM अपान 2 पाई तो कॉमन आ जाएगा सब में, VM अपान 2 पाई सब में है, कॉमन ले लिया हमने। इसका माइनस जो पहले से वो रखा, अब इसके बाद आ जाएगा कास पाई माइनस कास 0, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो ये दोनों माइनस कट गए, तो कास 2 पाई माइनस कास पाई। अब कास पाई होता है -1, कास 0 1, कास 2 पाई 1, कास 2 पाई प्लस 0 कास 0 1 आ जाएगा, कास पाई अगेन -1, ये वैल्यू सही रखेंगे। तो VM अपान 2 पाई पहले से ही है, माइनस ये है कास पाई का माइनस, माइनस कास 0 का 1 हो गया, और कास 2 पाई 1 माइनस ये वाला माइनस, और कास पाई का माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 -2, और पहले से माइनस लगा हुआ तो हो जाएगा +2, ठीक है, और 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 4, यानी कि हो जाएगा, इधर 2 है डिनोमिनेटर में तो 4, यानी कि 2 VM 2 2 जा 4,
तो यानी कि 2Vm/π आ जाएगा हमारा आंसर। VDC हो जाएगा 2Vm/π फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज केस के लिए। सिमिलरली IDC भी आ सकता है, आ जाएगा सेम मैनर में। अगर हम I0 से एक्सप्रेस करें Im sin थीटा से वगैरह, तो IDC हो जाएगा 2Im/π हो जाएगा। अब आते हैं हम RMS में। RMS का वही रूल है, पहले स्क्वायर करेंगे जिसका RMS लेना है, उसके बाद उसका मील निकालेंगे, उसके बाद उसके रूट ले लेंगे। तो V हमने स्क्वायर कर दिया, उसके बाद उसका मील ले लेंगे 0 to 2π, जैसे VDC में किया था V0 के साथ, वही V0 स्क्वायर के साथ हमने कर दिया। अब यहाँ पे इसका रूट ले लिया, तो हमारा फार्मूला बन गया, VRMS का फार्मूला ये बन गया। अब हमको इसकी वैल्यू रखनी है, लेकिन दोनों की रेंज अलग अलग है, इसलिए इसकी लिमिट को हम ब्रेक करेंगे इंटीग्रेशन में। 0 to π और π to 2π। 0 to π में Vm sin थीटा है और दूसरे वाले में -Vm sin थीटा होल स्क्वायर है, तो माइनस यहाँ पर कट जाएगा स्क्वायर के कारण। तो अब यहाँ पर जब साइन स्क्वायर थीटा आएगा, जिसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा cos 2 थीटा के टर्म में। इसका फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा/2। तो ये जो फार्मूला हम यूज करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन हमारा कन्वर्ट होकर ये आ जाएगा कि 1/2 था यहाँ पे, है ना 2, तो ये हो जाएगा 2π की जगह क्या हो जाएगा 4π हो जाएगा। तो वही यहाँ पर 4π है। Vm स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, दोनों ही केस में Vm स्क्वायर है। 1 - cos 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा, दोनों की लिमिट अलग अलग 0 to π और π to 2π। ओके, अब यहाँ पर Vm/2 बाहर आ जाएगा, क्यों? Vm स्क्वायर है, अंडर रूट के बाद Vm आ जाएगा, 4 का अंडर स्क्वायर 2 आ जाएगा, Vm/2 आ गया बाहर। अब 1 × d थीटा, यानी d थीटा आएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है थीटा, लिमिट है π - 0, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर π आ जाएगा इसका आंसर। और इसमें आते हैं 0 to π cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 sin 2 थीटा, है ना, 1 क्योंकि 2 थीटा लगा है ना, तो इसका आ जाएगा cos a थीटा का होता है 1/a sin a थीटा, तो उसी हिसाब से आ जाएगा 1/2 sin 2 थीटा इसका इंटीग्रेशन। इसी तरह इसका भी इंटीग्रेशन वही आएगा, लिमिट रख कर देखेंगे, ठीक है। पाई हो गया इसका, और इसका भी आएगा पाई, 2π - π, पाई आ जाएगा, दोनों का पाई आ गया। माइनस 1/2 sin 2 थीटा है, तो sin 2π - sin 0, 1/2 बाहर कर लिया, प्लस इसके बाद ये माइनस इसका इसमें आ जाएगा 1/2, और sin 2 थीटा है तो sin 2 थीटा की जगह 2π, तो हो जाएगा या 4π, 2 × 2π माइनस sin 2 थीटा पाई है तो sin 2π हो जाएगा। ओके, अब sin 2π हो जाए 0, sin 2π भी 0 है, यहाँ पे 0 है, sin 2π 0 है, sin 0 भी 0 है, sin 4π भी 0 है, sin 2π 0 है ही है। तो sin nπ सारे 0 होते हैं, सारे जितने भी हैं 0, π, sin π, sin 2π, sin 3π, sin 4π, sin 5π, सारे sin nπ 0 होता है, तो ये सब 0 हो गए। बचा क्या? पाई प्लस पाई 2π, 2π/π, पाई कट गया तो √2 बचा। अब √2/2 यानी कि अब नीचे आ जाएगा हमारा √2 आ जाएगा, तो VRMS इक्वल हो जाएगा Vm/√2। तो इससे हम IRMS भी निकाल लेंगे, Im/√2 सिमिलरली आ जाएगा। अब आते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर का फार्मूला यही है कि √IRMS/IDC का होल स्क्वायर -1। IRMS भी मिल चुका है, IDC भी मिल चुका है। IRMS Im/√2, IDC 2Im/π, Im कैंसिल हो जाएगा और ये पाई ऊपर जाएगा तो हो जाएगा π/2√2, ठीक है। तो π/2√2 तो पाई स्क्वायर अपान, क्योंकि स्क्वायर है पूरा, और 2√2 यानी कि 8 आ जाएगा, 2 × 2 = 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो हो जाएगा π²/8, ठीक है। π²/8 आ जाएगा, -1 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.48 रिपल फैक्टर आ गया। ये सारे रिजल्ट वही आ रहे हैं जो सेंटर टैप फुल ट्रांसफार्मर का पढ़ के आ रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो भी फुल वेव रेक्टिफायर ही था, कैलकुलेशन तो सेम आएगा सब PIV को छोड़ करके। अब आते हैं इफिशियंसी पर। अब इफिशियंसी फाइंड करने के लिए हमको फार्मूला वही है कि आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। अब आउटपुट हमको मिल रही है यहाँ से, आउटपुट पावर कहाँ मिल रही है? यहाँ पे, और ये पावर जो मिल रही है वो हमको DC हमको चाहिए। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे I²R में, I में क्या यूज करेंगे हम? IDC यूज करेंगे। जबकि इनपुट पावर हमको मिल रही है AC से, ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड है वो AC ही तो दे रहा है, DC थोड़ी दे रहा है, DC हमको मिल रहा है। इस सर्किट को AC रिसीव हो रहा है और ये सर्किट DC दे रहा है। तो जब हम लोड की बात करेंगे तो I²DC यूज करेंगे, और जब इनपुट की बात करेंगे तो IRMS यूज करेंगे, I²RMS यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जब इनपुट पावर की बात करेंगे तो दो डायोड किसी भी पाथ में जाएंगे हम,
तो दो डायोड साथ में रास्ते मिलते हैं यहाँ पर। इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF, इसका भी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इसका भी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF और ये भी RF है, दोनों हो जाएंगे RF प्लस RF 2RF। तो यहाँ पर हो जाएगा आउटपुट पावर में हो जाएगा I² DC इंटू RL और इनपुट में हो जाएगा I² RMS स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये AC का पार्ट है, AC पावर आ रही है अंदर। और लोड इसका क्या हो जाएगा, लोड तो RL तो रहेगा ही रहेगा, साथ में दोनों डायोड के भी रहेंगे, यानी कि प्लस 2RF हो जाएगा। ओके, इंटू 100 कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा RF से, क्योंकि RF की जो वैल्यू होती है नॉमिनल होती है, नियरली इक्वल टू 0 हो जाती है। RF 0 कर देंगे और RL कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फार्मूला ये रिड्यूस होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर IDC और IRMS जो अभी फाइंड किया था उसको वैल्यू पुट करेंगे। IDC होती है 2Im/π का होल स्क्वायर और IRMS Im/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे। Im कट गया तो यहाँ पर ये √2 यानी कि 2 2 जा 4 और ये 2 हो जाएंगे, 8 आ जाएगा, है ठीक, 8/π² हो गया। तो 8/π² इंटू 100 हो गया। अब ये हमारा फार्मूला आ जाएगा 81.057 इफिशियंसी हो गई फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की। ओके, अब आते हैं पीक इन्वर्स वोल्टेज। पीक इन्वर्स वोल्टेज का मतलब जब डायोड किसी सर्किट में रिवर्स बायस हो रहा हो और उस टाइम पर उसके अक्रॉस मैक्सिमम जो भी वोल्टेज अपीयर हो, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड एज पीक इन्वर्स वोल्टेज, PIV। तो यहाँ पर हमारा जो डायोड ये रिवर्स बायस में, यही दोनों डायोड हैं रिवर्स बायस में। जब रिवर्स बायस में है, ये हम बात कर रहे हैं ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की है ये सर्किट, निगेटिव में भी निकाल सकते हैं, पॉजिटिव हमने पॉजिटिव ले लिया है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर पीक वोल्टेज आएगा VM, इस पॉइंट पर, इस नोड में आएगा VM आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा VM आ जाएगा और यहाँ पर आएगा क्या, 0 आ रहा है ना, यहाँ पर क्या आ रहा है 0, क्योंकि इसके अगर यहाँ पर VM आएगा तो यहाँ क्या होगा, रेफरेंस 0 हो जाएगा, तो ये भी तो 0 होगा। तो इस डायोड के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, VM ही आएगा, इसलिए PIV यहाँ पर क्या हो जाएगा, VM रहेगा। जबकि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कपल्ड में 2 VM आ रहा था, बस उसी केस में 2 VM आएगा। हाफ वेव में भी VM आता है और ब्रिज रेक्टिफायर में भी VM आता है। तो ये कैसे आता है ये हमने बता दिया। और आप सेंटर टाइप को जानना हो तो आप उसको ज़रूर एक बार और देख लीजिए। अब आते हैं सारे रिजल्ट को कंक्लूड करने के लिए। ये जो पहली रो है सारे रिजल्ट हमने बता दिए हाफ वेव रेक्टिफायर में है और दूसरी रो फुल वेव सेंटर टाइप के लिए है। तो ब्रिज रेक्टिफायर में VDC वही आएगा जो इसमें आया था, IDC भी सेम आएगा वही, VRMS सेम आएगा, IRMS भी सेम ही आएगा, इसका रिपल फैक्टर सेम आएगा क्योंकि जब वही है ही है वही आउटपुट ही आ रहा है और इफिशियंसी भी सेम, बस यही डिफरेंस आएगा यहाँ PIV में, ये हो जाएगा हमारा VM। बाकी फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टाइप का हो चाहे ब्रिज का, यहाँ से यहाँ तक सारे वैल्यू सेम रहेंगी पूरी, ये पूरा सेम रहेगा क्योंकि ये फुल वेव रेक्टिफायर के कैलकुलेशन है। बाकी जो PIV है वो सर्किट का केस है यहाँ पर। तो अगर ये सर्किट रहेगा सेंटर टाइप में तो 2 VM रहेगा PIV और ब्रिज का रहेगा तो VM, और बाकी ये तो अलग ही रहेगा हाफ वेव रेक्टिफायर के। ध्यान देने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।